हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का 8th चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का, गांव, शहर और व्यापार। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि राज्य और साम्राज्य के बारे में। राज्य जैसे आकार में छोटा होता था और वहीं जब आकार बड़ा हो जाता था तो वो एक साम्राज्य बन जाता था। हमने साम्राज्य में खास तौर पर अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त ने, उसके दादाजी ने। फिर उसके पिता बिंबिसार आए थे। फिर उसके बाद अशोक का जो शासनकाल चला था, और उस समय पर हमने ये भी देखा था कि जो अशोक थे वो पहले युद्ध करके क्षेत्रों को जीतता था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि हिंसा होती है, युद्ध से बहुत सारा नुकसान होता है, तो उसने युद्ध को त्याग दिया था और फिर युद्ध से संन्यास ले लिया था। और फिर बाद में उसने अपने परिवार को भी एक धर्म की उसने स्थापना की थी, और उस धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपनी फैमिली को, जिसमें उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ये सब हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे ये गांव, शहर और व्यापार कैसे बने थे। सबसे पहले देखते हैं कि लोहे के औजार और खेती। हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें लोहे के औजार मिलते हैं, कुछ खेती करने के भी एविडेंस मिलते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। आज अगर हम देखें तो हम जो भी घर में चीज़ यूज़ करते हैं, किसी न किसी प्रकार से वो लोहे से मतलब जुड़ी होती है। जिस तरह से हम कोई व्हीकल चलाते हैं दिन में, तो वो भी लोहे का, उसमें भी लोहे का प्रयोग होता है। घर में अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें किसी न किसी तरह से लोहे का प्रयोग होता है। तो लोहे का जो यूज़ होना आजकल एक आम बात हो गई है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। मतलब जब से आरंभिक मानव था तब से लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि हमने पहले देखा था आरंभिक मानव क्या करते थे, पत्थरों का यूज़ करते थे, है ना। पत्थरों को जैसे कुल्हाड़ी के रूप में यूज़ करते थे, या किसी भी औजार के, हथियार के तौर पर उन्हें यूज़ किया जाता था। लेकिन 3000 साल पहले क्या हुआ कि लोहे के उपयोग होना शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण युग कौन सा था? महा मतलब अर्थ होता है बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर, मतलब जो बड़े बड़े पत्थरों का जब यूज़ हुआ तो उस समय पर हथियार जो थे, वो जो कब्रें मिली है ना इंसानों की इतिहास के समय के दौरान जो बनाई गई थी कब्रें, वो मिली हैं। उसमें लोहे के जो औजार हैं उनके कुछ एविडेंस मिले हैं और कुछ हथियार मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। मतलब देखिए 3000 साल पहले तो लोहे का यूज़ हुआ था, लेकिन 2500 साल पहले, इट मीन्स कि 3000 साल, मतलब 3000 जब साल थे उसके 500 साल बाद इसका प्रयोग बढ़ा था। जब भी कोई चीज़ एकदम से पाई जाती है उसका प्रयोग एकदम से नहीं बढ़ जाता, धीरे धीरे वो हर क्षेत्र में फैलती है और हर एक जगह पर उसका यूज़ होता था। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के हल शामिल किए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र दिए गए हैं, इसमें ये देखिए, इसमें हंसियाँ, कुल्हाड़ी और संडसी हैं। ये देखिए, ये हंसियाँ, ये कुल्हाड़ी के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था और नीचे संडसी हैं। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनानी है आपने, जिनका प्रयोग आप घर में करते हैं। तो आप सोचकर देखिए कि आप घर में कौन सी 5 चीज़ों, लोहे की 5 चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप घर में यूज़ करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए और कदम, यानी कि सिंचाई। अब देखिए उस समय पर हमने देखा था कि कृषि बढ़ चुकी थी जब अशोक राजा का साम्राज्य चल रहा था, अशोक सम्राट का, तो तब भी कृषि का उत्पादन बढ़ रहा था। लेकिन जो कृषि थी उसके लिए अब उत्पादन भी बढ़ना था। जो अशोक था उसने अपनी सेना के लिए या किसी भी तरह के बंदोबस्त के लिए अपने साम्राज्य में जो अधिकारी रखे थे उनको, उन्हें सैलरी देनी होती थी, तो फिर वो कर लेते थे, और कर वो हर एक पर्सन से लेते थे। जैसे पशुपालक से लिया जाता था, उधर कृषि से भी लिया जाता था, व्यापारियों से लिया जाता था, शिल्पकारियों से, और मतलब हर एक प्रकार का जो व्यक्ति काम करता था उनसे कर, टैक्स लिया जाता था। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने की कुछ सोच आने लगी कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए एक सिंचाई का जो कदम वो उठाया गया। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। मतलब जो गांव बहुत बढ़िया चल रहे थे, बहुत अच्छे बढ़ फूल रहे थे, तो उनके बिना, जो गांव के बिना जो राजा थे और उनके जो राज्य थे, उनका बना रहना मुश्किल था। क्योंकि अगर गांव अच्छे से मतलब
समृद्ध गांव होंगे, हर एक प्रकार की वहां पर सुविधा होगी, तभी ही राज्य और साम्राज्य टिक पाएंगे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार जिसमें रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। मतलब कि जो सिंचाई के लिए क्या, एक तो नहरें बनाई गई थी, है ना, नहरों की जो बनाई गई थी, उनकी खुदाई की गई थी, फिर कुएं बनाए गए थे और कुछ आर्टिफिशियल जलाशय जैसे हम तालाब बोल सकते हैं ना, घर में कोई भी मान लो जो टैंक होता है या कुछ भी, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हम खेतों में क्या करते हैं, जहाँ पर ट्यूबवेल लगा होता है तो वहाँ पर एक ऐसे वो बना देते हैं ना, बड़ा सा तालाब टाइप बड़ा सा एक गड्ढा खोद देते हैं, जिसको मतलब प्लास्टर वगैरह से इसको अच्छे से बना देते हैं कि इसमें पानी जो है स्टोर रह सके। तो इसी तरह से कुछ आर्टिफिशियल उन्होंने जलाशय बनाने शुरू कर दिए। जलाशय क्या होते हैं, जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है। अब देखिए इस चार्ट में हम देखते हैं कि जो परिवर्तन आए थे सिंचाई में, और नीचे एक ये खाली स्थान दिएंगे, इसको हमने सही तरीके से भरना है। भरना मीन्स ऐसे है कि जैसे एक सीक्वेंस वाइज भरना है कि क्या क्या हुआ था। अब देखिए राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, ठीक है। वे किसानों से कर लेते थे, ठीक है, और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो ये तीसरे नंबर पर ये वाला आ जाएगा सेंटेंस। क्या करना था कि जो अब देखिए पहले जो राजा ने सेना बनाई थी, महल बनाए, किले बनाए, फिर अधिकारियों को रखा और सेना को सैलरी देनी थी, अधिकारियों को भी उन्हें वेतन देना था और संसाधनों की ज़रूरत थी। इसलिए फिर उन्होंने किसानों से, हमने देखा था कि शिल्पकारों से और जो कृषि थे, किसान थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, उन सभी से कर लेते थे वो, और कर किसानों से कर लेते। अब किसानों को कर अदा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना था, ये एक, और यह सिंचाई से ही संभव था। उत्पादन कैसे बढ़ सकता था, सिंचाई के जब अच्छे से बंदोबस्त किए जाएंगे तब ही यह मतलब उनका उत्पादन बढ़ सकता था। फिर क्या हुआ कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, मतलब मेहनत की गई, ठीक है। फिर राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। फिर अब देखिए राजा को ही कर चाहिए था, तो उन्होंने ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना था, इसलिए जो राजा लोग थे उन्होंने ही कुछ धन खर्च किए और सिंचाई की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने नहरों की खुदाई करवाई, कुएं बनवाए थे, जलाशय बनाए थे, तालाब बनाए थे, जिसमें पानी स्टोर किया जा सके और अच्छे से पैदावार की जा सके, फसलों की जो सिंचाई है वो सही तरीके से हो सके। फिर राजाओं ने ऐसी योजना बनाई, धन खर्च किया और फिर इससे किसानों को लाभ मिला, और क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता जो घट गई थी इस समय पर, और फिर जो कृषि उत्पादन था वो बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ा, जब ऐसे सिंचाई के साधन उत्पन्न हुए तो फिर राजस्व भी बढ़ गया था और किसानों को फिर लाभ मिला, और जो उत्पादन की अनिश्चितता, मतलब जो उत्पादन था वो सही तरीके से हो गया था। तो ये था कृषि में जो परिवर्तन हुए थे, सिंचाई मतलब सिंचाई तक जो भी उनकी डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में। आगे देखते हैं कि गाँव में कौन रहते थे, मतलब गाँव में जैसे गाँव बने थे उन लोगों में कौन लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। एक, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाला, साधारण हलवाहों का उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अदमेई कहलाते थे। अब देखिए 3 तरह के लोग कौन थे। सबसे पहले तो तमिल क्षेत्र में जो रहते थे, तमिलनाडु के एरिया में बड़े भूस्वामी से उनको वेलाला कहा जाता था, वेलला, ठीक है। और साधारण हलवाहों को, जो हल वाहते थे, उनको उनवार, और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको दास, कड़ैसियार और अदमिये कहलाते थे वो। ये 3 तरह के लोग थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ये आनुवंशिक था। ग्राम भोजक क्या होता है कि जो गांव में जो व्यक्ति सबके लिए भोजन इकट्ठा करता हो वो ग्राम भोजक होता है, जैसे एक प्रकार का मुखिया। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता है, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है। साधारणतः इसकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण
राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें देते थे, और न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी ये करते थे। जो ये ग्राम भोजक होते थे ये वंशानुगत प्रणाली थी। मतलब अब मान लीजिए किसी एक फैमिली के जो व्यक्ति हैं वो ग्राम भोजक थे, अब उनकी डेथ के बाद उनके जो पुत्र थे वो बनेंगे, उसके पुत्र की डेथ के बाद फिर उसके पुत्र, फिर उसके पौत्र, फिर ऐसे परपौत्र, ऐसे ही मतलब वंशानुगत ये सिस्टम चलता था ग्राम भोजक का। ये काम क्या करते थे, एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी और वे दासों को अपनी भूमि पर काम करवाते थे, जो मजदूर थे उन्हें काम करवाया जाता था। और फिर क्या थे, जो शासक थे वो कर वसूलने का काम भी इन्हें सौंप देते थे, और जो न्यायाधीश कभी कभी पुलिस का काम भी ये लोग कर लेते थे। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे, मतलब जो स्वतंत्र तौर पर अपनी खेती करते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे, एक तो बड़े किसान थे जिनके पास ज़्यादा भूमि थी, वो क्या थे, ग्राम भोजक। लेकिन जो छोटे किसान थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। और इसके अलावा कुछ और भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इसमें दास कर्मकार आते थे जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, मजदूरी करते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी होती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। मतलब बहुत से ऐसे गांव थे जहां पर लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे लोग, मतलब हर एक प्रकार के जो व्यवसाय करते थे वो लोग रहते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या कहती हैं? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जो लोग गांव में रहते थे, तमिल नाम थे उनके, उनका उल्लेख जो इसमें पाए जाते, जिनमें हमने देखा था ना वेलल्ला और जो अदमई और भी जो लोग थे, उनके हमने 3 तरह के लोग देखे थे, उनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में। ये एक प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना ग्रंथ है तमिल भाषा का। आहत सिक्के देख लीजिए। पहले क्या, आहत सिक्के आयताकार और कभी कभी वर्गाकार। आयताकार मीन्स कि ऐसे, वर्गाकार मतलब स्क्वायर में, और कभी गोलाकार भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर बनाए जाते थे, या फिर इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग उन्हीं हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। यहाँ पर आप चित्र देखिए, ये देखिए पूरा गोल नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है और इन पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, इन पर चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्के कैसे थे देखिए, पुरातत्वविदों को यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस समय के दौरान हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो कि करीब 500 साल तक चले थे। इनका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये देखिए, ये सोने मतलब चांदी या तांबे के बनाए जाते थे। अब देखिए विनिमय के अन्य साधन क्या थे। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता है, यहाँ पर दी गई है कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर, परिवार को समेटे कभी पीछे छूट ना जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो देखिए इसमें क्या है, समुद्र की बात की गई है, नमक की बात की गई है ना। तो इस तरह से लोग यात्राएं करते थे और अपनी जो भी कविताएं थे वो उनको बनाया करते थे। अब देखिए नगर क्या थे। हमने गांव भी देख लिया, कृषि भी देख ली, सिक्के भी देख लिया, अभी हम नगर की बात करते हैं। अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा, हम मथुरा की बात कर रहे हैं इसमें। मथुरा जो है वो 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट नगर रहा है, टाउन, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्ते थे। इनमें एक रास्ता क्या था, उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ। उत्तर पश्चिम हम जो देखते हैं ना इधर पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया, उसमें पूर्व की तरफ, और दूसरा जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, यानी कि शहर का जो था उसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया हुआ था।
और अनेक मंदिर थे। इसमें आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो किसान थे, पशुपालक थे, जो लोग शहर में रहते थे, उनके लिए भोजन जुटाया जाता था। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा किसके लिए इंपॉर्टेंट था? मूर्तियां बनाने के लिए। लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और भी मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। बौद्ध विहार क्या है? हमने देखा विहार क्या होते हैं, जहाँ पर जो बौद्ध के जो भिक्षुनी थे वो रहने के लिए, जबकि पहले तो वो जंगलों में रहते थे या ऐसे ही पैदल यात्राएं करते थे, लेकिन जब बारिश या मौसम की कुछ परिवर्तन आने लगे तो उन्हें बारिश में कहीं पर रुकने की उन्हें संभावना महसूस होने लगी। तो उन्होंने जो चट्टानों मतलब पत्थरों को काटकर गुफाओं में रहना शुरू किया। और गुफाओं को विहार कहा जाता है, जहाँ पर बौद्ध जो अनुयायी थे वो लोग रहते थे। और जैन मंदिर है यहाँ पर मथुरा में। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रशस्त्र खंडों तथा मूर्तियों पर अन्य अभिलेख मिले हैं। मतलब जो मथुरा में जो मूर्तियाँ, उन पर बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं, मतलब कुछ ना कुछ संदेश लिखे हुए मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब ऐसी संभावना की गई है, ऐसा माना गया है कि जो मठों या मंदिरों के लिए जो लोग दान करते थे उनके बारे में लिखा जाता है। आज भी आपने देखा होगा, जो कहीं भी किसी चीज़ का उद्घाटन होता है, जहाँ कोई भी दान करता है तो पत्थर में ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में खुदवा दिया जाता है। तो ये अभिलेख की जो प्रक्रिया है ये वहीं से चलती आ रही है कि सबसे पहले प्राचीन काल में इतिहास में ही अभिलेख लिखवाए जाते थे। तो आज भी उसी का एक रूप देखने को मिलता है। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। दान वही करेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति होगी, है ना, कुछ दे सकते होंगे, या खुद को जो सर्वोच्च श्रेष्ठ बताने के लिए दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मतलब जो अभिलेख देखे गए हैं उनमें सुनारों का नाम, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, जो माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले लोग शामिल थे। अब देखिए शिल्प और शिल्पकार क्या थे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। जो पुरास्थल हैं जहाँ पर लोग पहले रहते थे प्राचीन काल में, आरंभिक मानव या कोई भी लोग जैसे इतिहास में रहते थे, फिर अपनी कुछ वस्तुओं को वहीं पर ही छोड़ जाते थे। ऐसे जहाँ पर हमें कुछ जो एविडेंस मिलते हैं उन्हें पुरास्थल कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। शिल्पों के नमूने, इट मीन्स जो आर्टिस्ट थे वही ये काम करते थे, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। कपड़ा का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। सबसे पहले हमने देखा कि मिट्टी का काम लोग करते थे, जो कुम्हार होते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और चमकीले पात्र बनाते थे, मूर्तियाँ वगैरह। फिर उसके बाद जो शिल्प थे वो कपड़ों का उत्पादन करते थे। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। और जो कपड़ों के लिए वाराणसी और मदुरै महत्वपूर्ण केंद्र थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। फिर उनकी एक श्रेणी बनने लगी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल को उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। अब जैसे जैसे काम बढ़ने लगा तो फिर उन्होंने एक श्रेणी मतलब क्लासेस बनानी शुरू कर दी, वर्गीकरण करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक संघ मतलब अपने अपने संघ बनाए। जो शिल्पकार थे उनकी जो श्रेणियों का काम था कि ट्रेनिंग देना, मतलब प्रशिक्षण के ना, जिसके उन्हें मतलब सिखाना कि ये काम कैसे होता है, और जो कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, व्यापार करते थे। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी। जो श्रेणियां थी वो एक बैंक की तरह काम करती हैं, जहां पर लोग पैसा जमा रखते थे। मतलब कि जहां पर मान लीजिए ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये शिल्पकार है ना, और ये व्यापारी है। तो व्यापारियों ने क्या किया, इनसे तैयार जो भी माल था वो इनसे ले लिया, व्यापारियों ने इनसे तैयार माल इकट्ठा किया और फिर आगे बाजार में जाकर बेचा है। वो जो पैसे मिले, अब इनके जो हिस्से के पैसे थे वो इन व्यापारियों के पास ही थे, इसलिए ये एक बैंकर के तौर पर काम करेंगे।
इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मतलब देखिए, अब जो मजदूर या शिल्पकार लोग थे वो भी मजदूरी करके मतलब कि ऐसे काम करके वो दान देते थे। अब देखिए, उत्तरी काले चमके पात्र कौन से थे? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी और इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो अब देखिए, ऐसे बर्तनों का निर्माण किया जाता था। मिट्टी को पहले पकाकर उसको जब तक वो काली नहीं हो जाती तब तक उसको मिट्टी में भट्टी में ही रखते थे, और जब वो काले रंग की हो जाती फिर उससे बर्तन बनाया जाता, और उसके ऊपर इतना नहीं, फिर उसके ऊपर भी काली परत चढ़ाई जाती थी। तो ये था शिल्पकार और शिल्पों का काम। आगे देखिए, सूत कातने और बुनने के कुछ नियम थे, वो क्या थे? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था उसमें मिलते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई बुनाई की जाती थी। देखिए, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सूक्ष्म अक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राज्य की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता, मतलब औरतों को ज़्यादा लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के आधार पर ही इन्हें मजदूरी दी जाती थी। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल घर पर मंगवाती थी और वहीं पर तैयार करके फिर दोबारा फैक्ट्री में भेज देते थे। वो औरतें जो कारखाने में जा सकती थी, उन्हें अपना कच्चा माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें परिश्रम मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए फिर रोशनी रहती है, मतलब तड़के सुबह लेकर जाते थे। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा और इसके लिए अंगूठा भी काटा जा सकता है। अब देखिए, ऐसी सजा थी कि औरतों का अगर काम पूरा नहीं होना तो उसके हाथ तक काट दिए जाते थे। अब देखिए, अरिकामेडु क्या है? अरिकामेडु मैप में बताया गया है, जो पुडुचेरी है उस क्षेत्र में है। 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है जो गोदाम रहा है। अरिकामेडु की जगह पर एक गोदाम भी मिला है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होंगे। यहाँ साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो इटली का एरेटाइन नाम शहर है, उनके जैसे ये लगते हैं, तो इसी तरह से उनका नाम दिया गया। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ये देखिए, ये मिट्टी के बर्तन है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि भी मिली है। ये देखिए, काले रंग के जो बर्तन हमने देखा था ना, शिल्प जब बनाते थे जो मिट्टी के बर्तन, वो ये हैं। तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं इसे। यहाँ पर देखिए, इस पर कुछ लिखा हुआ है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनको डिज़ाइन रोम की तरह था, किंतु वे बनाए जाते थे कुछ ऐसे। अब देखिए, बन तो भारत में है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग क्षेत्रों के लिए जा रहे हैं। जैसे कि रोम के जैसे कुछ डिज़ाइन थे, लेकिन भारत में मिले हैं। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर लोग दूसरे देशों की, मतलब दूसरे क्षेत्रों की तरह कुछ चीज़ें बना रहे तो इट मीन्स उनके साथ व्यापार चलता था उनका। मतलब उन्हें कुछ नॉलेज थी कि वो लोग कैसी चीज़ें बनाते हैं, तो हम भी ऐसा कुछ ट्राई करें। साथ ही कुछ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो कि कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कुंड जैसे कुछ होते हैं ना, टब टाइप, वैसे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य बहुपत्थरों से मटके बनाने के लिए जो भी साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं यहाँ पर। अब देखिए, एक यूनानी नाविक था जो कि
जो कि नाव में आया था उसका ने विवरण किया है। एक भरूच का यूनानी नाम की एक कहानी है, बेरीगाज़ा की कहानी है। भरूच का यूनानी नाम है बेरीगाज़ा। बेरीगाज़ा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक नाविक है जो कि नाव चलाता है, उसने लिखा है ये, मतलब उसकी कहानी है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरीगाज़ा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। जो राजा थे उसके लिए व्यापारी जो उपहार लाते थे उसमें कुछ चांदी के बर्तन थे, गायक किशोर होते थे, सुंदर औरतें भी होती थी और अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे इसमें। अब देखिए व्यापार और व्यापारी उनकी क्या हालत थी, मतलब वो क्या काम करते थे। हमने देखा है कि उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि काले रंग के बर्तन थे और जिनको अच्छे से भट्टी में पकाकर मिट्टी को वो बनाया जाता था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ और थालियाँ उपमहाद्वीप के अनेक स्थानों से मिले हैं। मतलब भारत के जो अनेक स्थानों पर कुछ ऐसी कटोरियाँ मिली हैं, थालियाँ मिली हैं जो कि इससे मिलते जुलते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर एक अलग अलग जगह पर बेचते थे। तभी तो मतलब एक जगह पर ये बनाए जाते होंगे, मान लीजिए जहाँ पर बनाए जा रहे हैं पंजाब में, अब उसको अलग अलग क्षेत्रों में बेचा जा रहा है ना, कि बिहार में ले गया, यूपी में ले गया, उत्तराखंड में, गुजरात में, उधर छत्तीसगढ़ में, बंगाल में। तो इसी तरह से वहाँ पर कुछ कुछ एविडेंस उनके मिलेंगे। तो इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि मतलब जहाँ ये बनते थे वहाँ से जो व्यापारी लोग थे वो अलग अलग जगहों पर लेकर जाते थे। इसी तरह से फिर एविडेंस अलग अलग जगहों पर बिल्कुल सेम चीज़ें मिलती हैं। दक्षिण भारत जो था सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। अब देखिए जो यूरोप का एरिया है, मतलब रोमन साम्राज्य जो यूरोप वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या ठंड रहती है तो उन्हें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो वहाँ पर जो मसाला था ना वो मतलब सोने के भाव बिकता था, उन्हें वो काला सोना कहकर भी बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि उन दिनों रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जो कि रोम के सिक्के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो रोमन के साथ व्यापार था वो बहुत बढ़िया चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता सामने आती है, देखिए। व्यापार के संग्राम में हमें प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में जो पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन किया गया है। मतलब पूर्वी जो समुद्र तट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर जो मतलब लाए जाते थे ना जो माल, उनका वर्णन किया गया। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी के फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। तो ये इन सभी के बारे में लिखा गया है कि क्या कुछ व्यापार होता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे क्योंकि उन्हें व्यापार करना था, इसीलिए वो रास्ते खोज निकालने लगे थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। जब उन्हें पता होता था कि अब मानसून आने वाली है, हवाएं चलने वाली है, तभी वो नाव को लेते थे। और अगर हम देखेंगे जब हवा चलेगी जिस तरफ, उस तरफ अगर हम नाव या किसी भी व्हीकल को लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा तेज दौड़ेगा। इसी तरह से जो नाविक थे वो फ़ायदा उठा लेते थे इस चीज़ का।
वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटस्थ महाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन्हें लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया था। जो लंबी यात्राएं होती थी उनके लिए बहुत बड़े और मजबूत जहाज़ बनाए जाते थे। समुद्री तटों से जो राज्य लगे उनमें इस उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। जब हम भारत की बात करते हैं तो उसमें जो उपमहाद्वीप के साथ मतलब उपमहाद्वीप का जो ये बहुत बड़ा हिस्सा जो समुद्र क्षेत्र के साथ लगता है। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास काफ़ी संपत्ति और काफ़ी शक्ति हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यापार कर चुके थे। संगम कविताओं में मोमिनदार की चर्चा मिलती है। यह शब्द एक तामिल है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। क्या थे तीन शासक? चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों के लिए किया गया। इन तीनों के जो मुखिया थे उन्हें मोमिनदार का नाम दिया गया। लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली ये माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं ने अपने दो सत्ता केंद्र स्थापित किए थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी, मतलब जो एक तो कोस्टल एरिया पर, ठीक है, और दूसरा बीच वाले पार्ट में इन्होंने अपने केंद्र बनाए थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतनपुहार या कावेरीपट्टनम था, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। एक तो चोलों का जो पतनपुहार कावेरीपट्टनम था और दूसरा मदुरै थी पांड्यों की राजधानी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। जो मुखिया थे ये लोगों से कर नहीं लेते थे, बल्कि उपहार गिफ्ट मांगते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों पर शुल्क वसूलते थे। इनमें से कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांटते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी हैं जो उन्हें बेशकीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े देते थे। अब देखिए, किसी को अगर गिफ्ट मिलेगा तो वो उसके बारे में अच्छा ही लिखेगा। इसी तरह से कुछ ऐसी संगम कविताएं मिलती हैं जो कि उनकी प्रशंसा, जिसमें सिर्फ उनकी मुखियाओं की प्रशंसा मिलती है। इसने लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव भी बढ़ा दिया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ जो गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। गौतमी बलश्री जो थी उन्होंने कुछ दान किया था, इससे हमें उनके पुत्र गौतमी के बारे में पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ होता है जो कि साउथ की तरफ रास्ता जाता है, उसके लिए कहते हैं। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब देखिए, रेशम मार्ग और कुषाण क्या। कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इन रास्तों से यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, तोहफे और बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों का जो उन पर हमला होता था उनसे बचाते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो कुषाण थे उन्होंने सिल्क रूट पर अपना एकाधिकार बनाकर रखा था। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मुखिया जो थे इनके कुषाणों के शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था और इसे शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो देखिए कैसे व्यापार होता था। पहले जैसे जो समुद्री क्षेत्र था, जो तटीय क्षेत्र होता था, उस पर माल लाया जाता था, फिर जहाज़ पर उसको लाद कर फिर किसी और क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। मतलब उस समय जल और थल दोनों माध्यम से ही व्यापार होता था। और मध्य एशिया से व्यापार के जो साक्ष्य एविडेंस मिलते वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। ये वर्ड देखिए क्या है। लोहा हमने देख लिया, सिंचाई, संगम, पतन, श्रेणी, व्यापारी और रेशम मार्ग, ये सारे वर्ड हम देख चुके हैं। इनके मीनिंग क्या है, तो ये आप एक्सरसाइज करके देखिएगा। आप इसको खुद से करके देखना है और फिर आपको पता चलेगा ये आपको चैप्टर कितना समझ आया है।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।